नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और जो राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉलेज लेक्चरर की जो सीट आने वाली हैं उनको लेकर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। उससे संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है उस पर टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर अब रोजाना जो है टेस्ट सीरीज और साथ में उसके माध्यम से डेस्क्रिप्टिव समझाना, और आप लोग जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ में जो पीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसीज आने वाली है, इसके साथ में शिक्षक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, तो उसकी आपकी तैयारी की जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में यूट्यूब चैनल पर। कुछ समय से अर्थात लंबे समय से अपना चैनल बंद पड़ा हुआ था और लास्ट वीडियो मैंने इस पर अगस्त में डाला था। 15 अगस्त की आप लोगों को बधाइयां दी थी और उसके बाद में कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से मैं इस पर क्लासेज नहीं ले पाया और लाइव क्लास भी और कुछ वीडियो भी नहीं डाल पाया। अब वापस से हम लोग मैदान में हैं और आपका जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं कॉलेज लेक्चरर के, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, उनमें उन सब पर हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। और इसके साथ में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल चाहिए या क्लासेस चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से डॉक्टर फरमान अली ऑफिशियल नाम से ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पर आपको क्या है कि कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक सेकंड ग्रेड, एसआई और जो दूसरी परीक्षाएं उनसे संबंधित जिनमें हिंदी व्याकरण आती है और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, हिंदी भाषा का जो लगा हुआ है आपका काव्य शास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कॉलेज लेक्चरर में, वो क्लासेज आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो और इसके साथ में भी कॉलेज लेक्चरर के जो सिलेबस है आपका, जो आपके पाठ्यक्रम लगा है उस पर टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को लेकर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। इसके बाद में हम लोग क्या है, मैं लाइव जुड़ूंगा आप लोगों से। डेली एक समय होगा निर्धारित और आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का नाम हमने स्टडी विद फरमान के नाम से रखा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए डेली जुड़े रहने के लिए। खैर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं और बातचीत करते रहेंगे। अब देखिए एक जो पहला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है, शिव सिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ माना जाता है, अर्थात शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था, जिसकी अलग अलग जो समय दिया गया है। शुक्ल जी ने 1833 ईस्वी माना उसका प्रकाशन, जबकि 1833 ईस्वी में तो जो है शिव सिंह सेंगर का जन्म हुआ था। तो 1833 में जन्म के आधार पर कोई कैसे लिख सकता है? ये शायद नागरिक प्रचारणी सभा ने जब इसको प्रकाशित किया था शुक्ल जी के ग्रंथ को, तो शायद वहां पर कोई गलती रह गई होगी। और जो है 1876 कुछ लोगों ने माना है, कुछ ने 1878, और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1883 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। और उसका एक प्रेरक ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज के एक प्रेरक ग्रंथ है जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। सर्किल इंस्पेक्टर थे शिव सिंह सेंगर, तो उसमें जो एक प्रेरक ग्रंथ रहा है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कौन सा, भाषा काव्य संग्रह। ये महजदत्त शुक्ल का है जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें हमें 51 कवियों के बारे में लेखा जोखा मिलता है। कवि माला तुलसी ने लिखी थी सरोज से पहले का जो है, जिसमें हमें कुछ कवियों के बारे में लेखा जोखा। कालिदास हजारा, कालिदास ने लिखा था, इसमें भी हमें कुछ मिलता है लेखा जोखा। रसचंद्रोदय ठाकुर प्रसाद सिंह ने, ठीक है, ये लिखा था। अब इसमें से जो है आपका एक सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है या फिर इनका मिलान करा लेते हैं। तो शिव सिंह सरोज को जब लिखा था इन्होंने, शिव सिंह सेंगर ने, तो भाषा काव्य संग्रह जो महजदत्त शुक्ल ने 1873 ईस्वी में लिखा था और इस पर भाषा पर बहुत अच्छा विचार भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिव सिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ है और डॉक्टर शिव कुमार ने और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने यही इसके बारे में लिखा है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है आपके कॉलेज लेक्चरर में। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने अपने ग्रंथों में, अर्थात शिव सिंह सेंगर तो शिव सिंह सरोज था और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ लिखा था, ठीक है,
तो अपने ग्रंथों में किस ग्रंथ का उल्लेख भूमिका के रूप में किया है, अर्थात भूमिका के रूप में किया है। अब जाहिर सी बात है जो है गिरियर्सन ने भाषा काव्य संग्रह का तो उल्लेख नहीं किया है। सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका भी उल्लेख नहीं मिलता है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव रामसागर का है। दिग्विजय भूषण लाला गोकुल प्रसाद का है। भाषा काव्य संग्रह महेशदत्त शुक्ल का। अच्छा, भाषा काव्य संग्रह का जो है उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने तो किया है अपने जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज में, उसे प्रेरणा ग्रंथ के रूप में लिया है और भूमिका के रूप में लिखा है। लेकिन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसका उल्लेख नहीं किया कई बार। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या है ताकि इसके शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज था उसका तो उल्लेख किया है, शिव सिंह सरोज का तो उल्लेख किया है, लेकिन इसका इसमें उल्लेख नहीं किया है। तो दोनों ने ही जो है दिग्विजय जो भूषण है लाला गोकुल प्रसाद का, तो इसका उल्लेख क्या है कि दोनों के ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज और जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दिग्विजय भूषण का लाला गोकुल प्रसाद का संपादित किया था, इसका उल्लेख भूमिका के रूप में मिलता है। बस हमेशा एक ध्यान रखना, जो ये यहां से कंफ्यूज मत हो, भाषा काव्य संग्रह का शिव सिंह सेंगर ने तो उल्लेख किया है लेकिन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने नहीं किया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या है, शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था उसका उल्लेख किया है और इसको एक देशी ग्रंथ की संज्ञा दी थी इन्होंने। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते। देखिए दूसरा सवाल है, साहित्य इतिहास के प्रथम अनुसंधानकर्ता माना जाता है। साहित्य इतिहास का प्रथम अनुसंधानकर्ता किसे माना जाता है? अब देखिए गार्सेदत्तासी, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु। गार्सेदत्तासी ने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। डॉक्टर गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। अब सवाल ये आ जाता है कि प्रथम अनुसंधानकर्ता किसे माना जाता है। अब डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का ये कहना है और गार्सेदत्तासी का भी ये कहना है कि मैंने 40 साल अर्थात 40 साल अनुसंधान किया और उसके बाद में इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी एक ग्रंथ लिखा। तो इसलिए क्या है कि कहा जाता है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन प्रथम अनुसंधान करता है और इनका जो ग्रंथ है वो प्रथम अनुसंधान कवित्वृत संग्रह माना जाता है। तो गार्सेदत्तासी क्या है कि इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल है, देखिए तासी के साहित्य इतिहास लेखन में असंगत तर्क है। गार्सेदत्तासी ने जो अपना साहित्य इतिहास लेखन किया था उस लेखन के संदर्भ में असंगत तर्क कौन सा, अर्थात एक गलत तर्क है, उस गलत को मानना है। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, यह भी बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित माना है, यह भी सही बात है। इसे प्रथम अनुसंधान कवित्वृत संग्रह नहीं कहा, देखिए यह नहीं लिखा हुआ है जबकि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है डी आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, इसे प्रथम अनुसंधान कवित्वृत संग्रह कहा जाता है। तो यहां से कई बार एक सवाल आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, असंगत तर्क पूछा है गार्सेदत्तासी के, तो इसे प्रथम अनुसंधान कवित्वृत संग्रह नहीं माना जाता है, जबकि क्या है नहीं की जगह इसको हटा देना चाहिए, माना जाता है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अर्थात इसे ठीक है 1839 में, दूसरा भाग इसका 1847 में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कहना था, हिंदी साहित्य का जो उन्होंने इतिहास लिखा है आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उनका ये कहना है कि इसका तीसरा भाग जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए एक पांचवा सवाल है जो है इस्तवार दा, ठीक है, इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी मैं थोड़ा सही लिख देता हूं इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है, के संदर्भ में असंगत तर्क है, एक गलत तर्क है। उद्देश्य हिंदी साहित्य की सेवा करना था। ठीक है, उद्देश्य हिंदी साहित्य की सेवा करना था, यही गलत है। इसमें इसका उद्देश्य हिंदी साहित्य की सेवा करना नहीं था, अंग्रेजों के सामने भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी देना था। 738 कवियों का वर्णन मिलता है, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए छठा सवाल है, आपके स्कूल व्याख्याता और कॉलेज लेक्चरर में जो आरपीएससी एग्जाम ले रही है उसमें ये सवाल आते हैं शिक्षक सेकंड ग्रेड में, और हम टॉपिक वाइज जो है आपका जितना भी पाठ्यक्रम है रोजाना
हम लोग डेली क्लासेज लेंगे, आपको समय बता दिया जाएगा। और डेली जुड़ने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाइए। अब देखिए यहाँ पर एक जो है छठा सवाल है, ताशी की लेखन पद्धति के संदर्भ में असंगत तर्क है। एक गलत तर्क पूछा गया है, मौलिक जीवनियों को आधार बनाया। बिल्कुल सही बात है। जब ताशी पद्धति के बारे में लिखता है कि लेखन पद्धति, तो ताशी का पहला ही वाक्य ये सेंटेंस होता है कि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए अर्थात इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखने के लिए मौलिक जीवनियों को आधार बनाया। ये बिल्कुल सही बात है। कवि एक मौलिक भक्तमाल को दार्शनिकता सिद्ध करने का आधार बनाया। बिल्कुल सही बात है। 66 कवियों का विस्तार से वर्णन किया। ये बिल्कुल। कबीर का जन्म निश्चित किया। ये गलत बात है, चूंकि कबीर का जन्म इन्होंने ये कहा था कि कबीर जो है, ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन है, लेकिन कबीर के जन्म के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। हालांकि जो है शिव सिंह सेंगर ने जो है शिव सिंह सरोज लिखा था, उसमें तो कबीर का जन्म बताया था, विक्रम संवत 1610 में उन्होंने बताया था। शिव सिंह सरोज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि सही नहीं है, गलत है। लेकिन फिर इसने क्या है, कबीर का जन्म निश्चित नहीं किया था। कबीर के जन्म के बारे में अनिश्चित जानकारी दी और उसके साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उसके गुरु जो है रामानंद माना था गारसेदा ताशी ने। आगे चलते 66 कवियों का तो इसमें विस्तार से वर्णन मिलता है और 40 कवियों का ताशी ने क्या है कि संक्षेप में वर्णन किया है, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु से संबंधित और रचना से संबंधित जानकारी दी है। देखिए अगला सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत ही मौलिक सवाल हैं, बहुत ही मौलिकता जो सिद्ध करते हैं, जो आपके मौलिक ग्रंथों से आते हैं। देखिए ताशी के संदर्भ में असंगत तर्क है। हमारी पहली क्लास है, फिर इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और काव्य शास्त्र की भी हम लोग बातचीत करेंगे। संडे को हम लोग काव्य शास्त्र पर बात करेंगे, अर्थात हिंदी भाषा पर बात करेंगे और काव्य शास्त्र से संबंधित बात करेंगे। बाकी जो है जो ये चलता रहेगा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी हम 2 दिन निर्धारित कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो है हिंदू साहित्य की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी गारसेदा ताशी ने। हिंदू साहित्य की शुरुआत किससे मानी? 12वीं शताब्दी से मानी। बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी साहित्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी से मानी। अच्छा, ये 15वीं की शताब्दी की जगह ना ये क्या है कि 16वीं शताब्दी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 16वीं शताब्दी होना चाहिए था। ऐतिहासिक महत्व के लिए चंद को आधार बनाया, काव्य को प्रसिद्ध एवं प्राचीन माना। ऐतिहासिक महत्व के लिए किसको आधार बनाया? चंद को आधार बनाया। काव्य को प्रसिद्ध और प्राचीन माना। भारतीय साहित्य को इन्होंने कहा था गारसेदा ताशी ने कि विश्व के साहित्य से किसी भी रूप में कम नहीं है। यह प्रसिद्ध काव्य है और प्राचीन काव्य है। इसमें भारतीय लोगों के बारे में जीवन मरण, लाभ हानि, उनके धर्म, उसकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और उनके जो है ये दिनचर्या का उल्लेख मिलता है भारतीय साहित्य में। इसलिए क्या है कि ये विपुल साहित्य है, व्यापक साहित्य है और विश्व के किसी भी प्रसिद्ध साहित्य, किसी भी साहित्य से हीन नहीं है। लेकिन इनका उद्देश्य, ठीक है, जो है काव्य के प्रसिद्ध और प्राचीन माना। ऐतिहासिकता को आधार क्या है कि चंद को आधार बनाया, ये भी सही है। दक्षिणी साहित्य की शुरुआत इन्होंने 15वीं शताब्दी से नहीं, किससे मानी थी? 16वीं शताब्दी से मानी थी। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले सवाल के देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अगला, 8वां सवाल है। देखिए जो है ताशी के साहित्य इतिहासिक की विशेषता नहीं है। ताशी के साहित्य इतिहास है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इसको, साहित्य इतिहास को। साहित्य इतिहास है, साहित्य इतिहास है, ठीक है, की विशेषता नहीं है। नहीं हमें एक सवाल पूछा गया है, ताशी के साहित्य इतिहास की विशेषता नहीं, अर्थात फ्रेंच भाषा में लिखा। बिल्कुल सही बात है। गारसेदा ताशी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो किस में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य को दूसरी भाषा के साहित्य से हीन माना, ये गलत बात है, ठीक है, हीन नहीं माना था। तो इसमें बी आंसर है। बाकी हम 2 आंसर और देख ले। भक्तमाल के ग्रंथ, ठीक है, नाभादास के भक्तमाल को आधार बनाया। बिल्कुल सही बात है। नाभादास का जो भक्तमाल है उसको आधार ग्रंथ बनाया था। कबीर को सिकंदर का समकालीन माना था इन्होंने, गारसेदा ताशी ने, ये बिल्कुल सही बात है। और तो इसमें जो बी है ना, हिंदी साहित्य को दूसरी भाषा के साहित्य से हीन माना, हीन नहीं माना था। जबकि इन्होंने क्या है उसके
समकक्ष माना दूसरे साहित्य के। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल है, देखिए नवा सवाल है, आसान सा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में सारे सवाल आने लगे। ताशी के साहित्य इतिहास, ठीक है, ताशी के साहित्य इतिहास यहां लिख देता हूं मैं, का आधार ग्रंथ नहीं है, नहीं है में पूछा गया है। ताशी के साहित्य इतिहास का आधार ग्रंथ नहीं है। महाभारत, वीर कविता, श्रृंगारिक कविता, वर्णात्मक कविता, इनको तो आधार बनाया था गारसेता ताशी ने। ठीक है, ये तो आधार ग्रंथ है। आख्यान, इनको आधार ग्रंथ बनाया था। कहानी, किस्से, कथाएं, मसनवी शैलियां, इनको आधार बनाया था, बिल्कुल सही बात है। भक्तमाल, राग कल्पद्रुम, जीवनिया, ये भी आधार ग्रंथ है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह, अर्थात गारसेता ताशी ने जो है ना, महेशदत्त जो शुक्ल का जो लिखा गया था भाषा काव्य संग्रह, इसको आधार ग्रंथ नहीं बनाया था। बाकी को क्या है कि इनमें से आधार ग्रंथ बनाया था किसी, अब जो वो परंपरागत तरीका तो हट गया, जो पहले आपसे पूछे जाते थे, एक सवाल दे दिया जाता था और उसके सीधे सीधे पूछ लिया जाता था। अब इसके आधार ग्रंथों से संबंधित जो भी आपके लिए, चाहे गारसेता ताशी हो या शुक्ल जी हो, शुक्ल जी का पूछ लिया गया है, मिश्र बंधु का आधार ग्रंथ पूछ लिया गया है, और इसके चाहे या जॉर्ज ग्रियर्सन का हो, रमाशंकर शुक्ल रसाल का हो, द्विवेदी का हो, तो आपको सभी को याद करना है और सभी को हम लोग यहाँ पर, आप निश्चिंत रहिए, डेली जुड़े रहिए और हम लोग इस पर डेली बातचीत करेंगे। और अभी कुछ समय बाद में, जो 1-2 दिन बाद में मैं लाइव क्लास में आने लग जाऊंगा, आप लाइव जुड़ जाइए और फिर हम लोग क्या है कि उस पर डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है उनका भी जवाब होता रहेगा और बातचीत चलती रहेगी। अगला सवाल है, देखिए इन क्लासों को हम लोग लाइव कर देंगे अभी 2-3 दिन में ही। देखिए एक जो है साहित्य इतिहास के दर्शन के संदर्भ में, साहित्य इतिहास का जो दर्शन है आपका कॉलेज लेक्चरर में वाला, उसके बारे में असंगत तर्क क्या है, साहित्य का इतिहास दर्शन जो है उसके संदर्भ में असंगत क्या है। साहित्य सामूहिक आकांक्षाओं का नाम है, साहित्य जो है सामूहिक आकांक्षाओं का नाम है, पहला तय हो गया। साहित्य एक कालखंड का नाम है, यही गलत है, साहित्य एक कालखंड का नाम थोड़ी है तो, ठीक है, साहित्य क्या है, एक कालखंड का नाम नहीं है, ये क्या है, ठीक है, समाज का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन करता है, संपूर्ण कालखंड का नाम है। ठीक है, बिल्कुल 3 तो सही है, बाकी असंगत जो पूछा है ये गलत है। इसमें साहित्य समाज के, साहित्य एक कालखंड का नाम है, ये गलत है साहित्य के इतिहास दर्शन के संदर्भ में। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए 11वां सवाल है, साहित्य में नवोन्मेषण, साहित्य में नवोन्मेषण का सिद्धांत की विशेषता नहीं है, अर्थात साहित्य में जो नवोन्मेषण का जो सिद्धांत है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन सी नहीं है, नए विचार, ये तो नवोन्मेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निरंतरता का अभाव, ठीक है, नई विधाओं, ठीक है, नई विधाओं नवोन्मेषण पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये जो निरंतरता का अभाव है ना, जबकि क्या है कि निरंतरता साहित्य के उसमें पाई जाती है। आपका एक टॉपिक लगा हुआ है जो यूजीसी में भी और कॉलेज लेक्चरर में भी ये सवाल आता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो क्या है और साहित्य के सिद्धांत जो क्या है वो क्या है। अगले सवाल की तरफ देखिए, अगला सवाल है, अवयव सिद्धांत बल देता है। अवयव सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक अवयव धन एक। अवयव कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, अंग को, अर्थात साहित्यिक विधाएं जिसमें होती हैं, साहित्यिक विधाएं जो होती हैं, जैसे नाटक है, कविता है, उपन्यास है, संस्मरण है, जीवनी है, उन सब का वर्णन जो किया जाता है उसे अवयविक सिद्धांत कहा जाता है। जो साहित्य की विधाएं होती है उन सब का जो वर्णन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अवयविक सिद्धांत कहा जाता है। अब आपका एक सवाल इसी से संबंधित है, 1-2 सवाल बन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इस पर। देखिए साहित्यिक विधाओं पर अवयविक सिद्धांत के, गतिशीलता पर, भिन्न रचनाओं का समन्वय। अब भिन्न भिन्न रचनाओं का जो समन्वय होता है ना, भिन्न भिन्न रचनाओं का जो है, ठीक है, समन्वय होता है, ठीक है, इस पर भी बल देता है। तो साहित्यिक विधाओं पर, ठीक है, किस पर देता है, साहित्यिक विधाओं पर बल देता है। साहित्यिक विधाएं जो होती हैं, उपन्यास है, जैसे संस्मरण है, जीवनी है, कहानी है, कविता है, उस विधाओं पर ये बल देता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए
इससे अगला सवाल 13 नंबर, साहित्य में संचयन का सिद्धांत क्या है? साहित्य में संचयन का जो है सिद्धांत वो क्या है? अब देखिए, संचयन का सिद्धांत जो होता है ना, साहित्य के 7 सिद्धांत होता है। एक उनमें नॉर्मेशन का सिद्धांत, एक अवयव सिद्धांत, एक क्या है घटाव बढ़ाव का सिद्धांत, एक संचयन का सिद्धांत। इन सब पर हमारी बातचीत होगी। संचयन का सिद्धांत क्या कहलाता है कि साहित्य लेके शुरू से अंत तक अनेक विधाओं का संचयन किया हुआ है और उनकी जो सामूहिक आकांक्षाएं जो होती हैं, अभिव्यक्ति जो होती है, उसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता था, साहित्य का इतिहास दर्शन कहा जाता है। अब आदिकाल से अब तक साहित्य की जो अभिव्यक्ति है उसे क्या है कि संचयन का सिद्धांत कहा जाता है। इनका वर्णन करना, इनका अभिव्यक्त करना, अर्थात इनको बताना। रचनाओं की समानता, साहित्य का घटाव बढ़ाव का सिद्धांत ने अत्यधिक परिपूर्णता। अब एक साहित्य का घटाव बढ़ाव का सिद्धांत होता है जिसमें आप अपनी रचना को क्या है उसमें कल्पना का, यथार्थ का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, समय काल के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसे घटाव बढ़ाव का सिद्धांत कहता है। अत्यधिक परिपूर्णता, अत्यधिक परिपूर्णता क्या होती है? आपने वो पढ़ा होगा पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसमें इतिहास और कल्पना का वर्णन मिलता है। या पृथ्वीराज रासो को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको देखा होगा, उसमें इतिहास और कल्पना का जो वर्णन मिलता है उसको क्या है कि अत्यधिक परिपूर्णता का सिद्धांत कहते हैं। साहित्य का घटाव बढ़ाव का सिद्धांत, अर्थात समय काल के अनुसार आप अपनी रचना में परिवर्तन कर सकते हैं। एक रचना जो होती है वो दूसरी रचना से अलग होती है, उसे घटाव बढ़ाव का सिद्धांत कहा जाता है। संचयन का सिद्धांत एक होता है और एक क्या है कि अत्यधिक परिपूर्णता का सिद्धांत होता है और संचयन का सिद्धांत होता है। और साथ में जो है अभी हमने जो है पीछे बात की थी इस पर, एक अवयव सिद्धांत आपका होता है। तो इनमें से कभी कभी आपका सवाल एग्जाम में आ जाता है। देखिए 14 नंबर एक सवाल है जो है 7 सिद्धांत होते हैं साहित्य के। अब देखिए, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, गार्से द तासी के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थात गार्से द तासी ने जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था, जिसमें हमें 738 कवियों का लेखा जोखा मिलता है, फ्रेंच भाषा में था, ठीक है, और इसका हिंदू साहित्य का अनुवाद उसने लक्ष्मी सागर वार्षण ने हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया था। अब यहाँ देखिए इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय नागरिकों को साहित्य की जानकारी देना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। भारतीय नागरिकों को साहित्य की जानकारी देना ऐसे इनका कोई उद्देश्य नहीं था। विदेशियों को साहित्य की जानकारी देना, साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, उपयुक्त सभी सही है। गलत बात है। विदेशियों को जो है साहित्य की जानकारी देना था, अर्थात अंग्रेज जो अधिकारी थे, या आप ऐसा कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में कैसी परंपरा सी चली थी कि भारतीय जो ग्रंथ हैं उनके सभी क्या है कि इतिहास के बारे में अंग्रेज लिख रहे थे और यहाँ के ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। तो गार्से द तासी ने भी उसी उद्देश्य से अंग्रेजों को भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी देने के लिए इसे इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था, जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भूलें हैं, बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी जो है किंवदंतियों का सहारा, चमत्कारी घटनाओं का सहारा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विदेशी लेखक ने पहली बार हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी। एक बड़ा उद्देश्य था, एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। खैर, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आपका कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है उसको मैं पूरा कराऊंगा और लंबे समय से मैं कह चुका हूं कि एब्सेंट रहा था, यूट्यूब पर मैं नहीं आया था। अब हम लोग फिर मैदान में हैं और आप भी मैदान में आ जाइए। आपके मंजिल तक आपको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। हिंदी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्या था, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपका PSI और इन सब का कोर्स जो है आप प्ले स्टोर से डॉक्टर फरमान अली ऑफिशियल के नाम से ऐप है, वहां से भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, इस हिंदी साहित्य का प्रथम अनुसंधानात्मक कवित्वृत संग्रह, बात तो हो ही गई थी हमारी, किसे माना जाता है? अर्थात गार्से द तासी इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, भाषा काव्य संग्रह नहीं, ये नहीं, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को माना जाता। शिव सिंह सरोज को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को पहला अनुसंधान आत्मक कवित्वृत संग्रह जो है, चूंकि गार्से द तासी का जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से पहले प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसी को माना जाता है प्रथम अनुसंधान करता। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार तासी के ग्रंथ का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है अपना जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, उसमें इसे कब प्रकाशित माना था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? मेरे पास रखा भी है वो
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लाइब्रेरी में, ठीक है, यहीं पास में ही रखा है, ठीक है, हाँ मिल गया। हाँ मिल गया। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो प्रकाशित हुआ था 1938 में हुआ था, इसमें से कई बार कई सवाल पूछ ले जाते हैं। अब इसमें जो है ताशी के जो दूसरा ग्रंथ है वो इस ग्रंथ में वो क्या तिथि दी गई है, तो ऐसे ही प्रमाणिक ग्रंथों से ही आपकी बातचीत हम लोग करेंगे। तो वो दी गई है, इसका दूसरा भाग 1846 में। देखिए इन्होंने क्या माना, जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रथम भाग तो जो माना इन्होंने 1839 ईस्वी, दूसरा भाग जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1840 ईस्वी, और तीसरा भाग जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी इन्होंने माना, ठीक है। ये हमको अपूर्णांक चिन्ह लगाना चाहिए यहाँ पर, और हम लोग समता सूचक चिन्ह लगा गए, जो कि वाक्य एक दृष्टिकोण से सही नहीं था। अब अपूर्णांक चिन्ह बन गए, थोड़ा सा मोटा बन गया, कोई बात नहीं। तो 3 भाग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माने इसके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। तो दूसरा भाग कब था? 1846 ईस्वी में ये माना। तीसरा भाग जो है 1871 में, पहला भाग ये है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल देते हैं। देखिए 17वां सवाल है, ताशी ने ग्रंथ लिखते समय लेखन पद्धति में, ताशी ने ग्रंथ लिखते समय लेखन पद्धति में मूलाधार ग्रंथ नहीं बनाया था। अर्थात हिंदी साहित्य का जो इन्होंने इतिहास लिखा था, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसको लिखने समय मूलाधार ग्रंथ नहीं बनाया था। लोक साहित्य, मौलिक जीवनियां, गाथाएं, राग, कल्पद्रुम। देखिए गारसे द ताशी के जब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं लक्ष्मी सागर वारसानी ने जो इसका अनुवाद किया था उसको जब पढ़ते हैं, चूंकि फ्रेंच भाषा तो नहीं आती, लेकिन लक्ष्मी सागर वारसानी ने उस कार्य को सुलभ कर दिया, आसान कर दिया उसका हिंदी अनुवाद करके। तो उसमें ये जो है इन्होंने लोक साहित्य का वर्णन नहीं किया इन्होंने, लोग भाई इसको आधार, जबकि इन मौलिक जीवनियां, गाथाएं और राग, कल्पद्रुम, इनका तो इन्होंने क्या है कि उल्लेख किया है कि भाई इनको आधार बनाया। लेकिन लोग अब चूंकि जब इन्होंने किंवदंती और कथानकों का सहारा लिया तो लोक साहित्य उसमें ही जाता, लेकिन लोक साहित्य शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए क्या है, यहां लोक साहित्य आंसर है। अगला सवाल है, देखिए 18वां सवाल है। देखिए ताशी के ग्रंथ के संदर्भ में असंगत तर्क है, असंगत तर्क है ताशी के ग्रंथ के संदर्भ में। 40 कवियों की जीवन मृत्यु की तिथि का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 40 कवियों की जीवन मृत्यु की तिथि को उल्लेख, 66 कवियों का विस्तार से वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात। हिंदू साहित्य की शुरुआत 12वीं शताब्दी से मानी थी। दक्षिणी 15वीं शताब्दी से दक्षिणी साहित्य की शुरुआत मानते नहीं, 15वीं नहीं, कब से मानते? 16वीं शताब्दी से मानते। ये सवाल हमने क्या है कि इस पे पीछे भी बात कर गए हैं, इस पे ज्यादा क्या है कि अब जरूरत नहीं, लेकिन इससे एक सवाल आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 19वां सवाल है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के संदर्भ में असंगत तर्क है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के संदर्भ में असंगत तर्क है। प्रथम भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में, बिल्कुल सही बात है। संत पीपा को सूरदास से कम महत्व दिया, यह गलत बात है। इन्होंने क्या काम किया था कि संत पीपा को जो है, ठीक है, सूरदास से अधिक महत्व दिया था। संत पीपा पर तो 12 पेज लिख दिए इसने भाई साहब ने, और सूरदास पर इसने 4 पेज में ही बात को खत्म कर दिया। तो सूरदास को, ठीक है, संत पीपा को सूरदास से कम महत्व दिया था, कम नहीं दिया था, क्या दिया था इन्होंने? अधिक महत्व दिया था। तो इसका जो है यही आंसर है, ये उल्टा हो गया। भक्तमाल के आधार पर कबीर, दादू, पीपा और तुलसीदास का चमत्कार पूर्व वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। कबीर को सिकंदर लोदी के समकालीन माना, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 20वां सवाल है, साहित्य इतिहास लेखन में प्रथम अनुसंधान कर्ता माना जाता है, ठीक है, गारसे द ताशी। इस पर हमारी पहले भी बात हो गई थी। अगले सवाल पर चलते हैं, इसको शुरू में ही हमने कर लिया था। देखिए 21वां सवाल है, देखिए ताशी के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असंगत तर्क क्या है?
कबीर को रामानंद का शिष्य माना, बिल्कुल सही बात है। भारतवर्ष को कविता का प्रसिद्ध और प्राचीन देश माना, ये तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बात से सही है। ठीक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का संकुचित अर्थ ग्रहण किया, ये गलत बात है। हिंदी साहित्य का संकुचित अर्थ ग्रहण नहीं किया। क्या किया था? संकुचित की जगह क्या होना चाहिए था? व्यापक अर्थ होना चाहिए था। हिंदी साहित्य का क्या लिया था इन्होंने? व्यापक अर्थ लिया था, संकुचित अर्थ नहीं लिया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ताशी के ग्रंथ में साहित्य, संगीत, कथा कोश और नैतिक रचनाएं मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए 22वां सवाल है, ताशी के ग्रंथ की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? चंद का वर्णन ऐतिहासिक आधार पर किया, बिल्कुल सही बात है। चंद का वर्णन ऐतिहासिक आधार पर ही उन्होंने किया था। किसने? गारसेदा ताशी ने चंद का वर्णन। आगे चलते हैं, अर्थात जब ऐतिहासिकता को आधार बनाया था तो उन्होंने चंद को आधार बनाया था। और इनका ग्रंथ है जो चंद के अर्थ चंद से हमारा मतलब है चंद्रवरदाई से, और पृथ्वीराज रासो उनका ग्रंथ है। आगे देखते हैं, भक्तमाल के आधार पर दार्शनिक वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये। प्रेम सागर को महत्व नहीं दिया, नहीं, प्रेम सागर को महत्व दिया था, क्योंकि जो कृष्ण की उत्पत्ति इन्होंने क्राइस्ट से मानी, और इनका ये कहना है कि जो कृष्ण की जो बचपन की जो कथाएं हैं वो ईसा मसीह से मिलती हुई जुलती हैं, तो इसलिए प्रेम सागर को इन्होंने महत्व दिया था। सूरदास का वर्णन 4 पृष्ठों में किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए एक जो है 23वां सवाल, लास्ट सवाल है, ताशी के ग्रंथ के संदर्भ में सही है, अर्थात सही क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर नहीं लिखा गया। ठीक है, नहीं शब्द आ गया था, जबकि क्या था? लिखा गया था वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर। और प्रथम साहित्य इतिहास, ठीक है, प्रथम साहित्य इतिहास जो है, साहित्य इतिहास जो है यहाँ पर हर जगह ये मिसप्रिंट हुआ है, तो इसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, साहित्य इतिहास नहीं माना जाता, प्रथम साहित्य इतिहास माना जाता है। देखिए यहाँ नहीं शब्द आ गया। उर्दू और हिंदी भाषा के कवियों के अलावा गुजराती और मराठी कवियों का भी वर्णन, देखिए उर्दू का वर्णन मिलता है, हिंदी भाषा के कवियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उर्दू के तो 666 कवि, बाकी जो बचे हैं वो हिंदी भाषा के, और गुजराती मराठी के वर्णन भी मिलता है। अब इसमें देखिए धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं मिलता है, नहीं, धार्मिक पूर्वाग्रह मिलता है इसमें। ये इसमें जो है नहीं शब्द नहीं होना चाहिए था, धार्मिक पूर्वाग्रह मिलता है। और आज की हमारी ये क्लास थी। कल मैं आपको दूसरे टॉपिक पर अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे का स्टडी विद फरमान, तो आप उसे शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए। ठीक है, ये मेरा वादा है, प्रोमिज है। अब क्लासेज रेगुलर डलेंगी। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं एब्सेंट रहा था अपने यूट्यूब चैनल से, और उस पर क्लासेज नहीं डाली थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी परेशानियां थी। अब उनसे बाहर आ गए हैं, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की प्रार्थना रही, मेरे साथ में दुआएं रही, और अब हम लोग फिर मैदान में हैं। और फिर ये वादा है आप लोगों से कि आपको सबसे अच्छे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और उस पर डिस्क्रिप्टिव भी बातचीत होगी। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव कोर्स चाहिए तो आप हमारे जो प्ले स्टोर है उस पर जाइए, और डॉक्टर फरमान अली ऑफिशियल के नाम से ऐप है, ठीक है, वह उसे डाउनलोड कीजिए, और वहां से आपको जो है, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हो, या पीएसआई का हो, या कंप्लीट हिंदी व्याकरण का हो, या यूजीसी नेट का सिलेबस हो, या यूपीएससी आईएएस जो मेंस का जो सिलेबस है उसकी बातचीत हो, या फिर आरएस का जो मेंस में हिंदी आती है व्याकरण, उससे संबंधित जो हो आपका सिलेबस हो, या ठीक है पाठ्यक्रम हो, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप उसे ले सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी उसके साथ साथ मिलेगा। और जब आप उसे परचेज कर लेंगे तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने किताब लिखी है, जो फुटनोट के साथ है, और हिंदी जो व्याकरण की जो किताब है मेरी, तो वो भी फुटनोट के साथ है, वो आपको आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और बाकी जो 1-2 क्लास, कुछ क्लासेस बची हैं वो उस पर डल रही हैं डेली, और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे, व्याख्या का पोर्शन भी है उस पर, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो आपका यूजीसी में, नेट में, कॉलेज लेक्चरर में, यूजीसी का जो सिलेबस है नेट जेआरएफ का, और कॉलेज लेक्चरर का जो आपका आरपीएससी का सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी, स्कूल व्याख्याता, शिक्षक सेकंड ग्रेड, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, और थर्ड ग्रेड का हिंदी व्याकरण का, कंप्लीट हिंदी व्याकरण का, और पीएसआई का जो कोर्स है वहां पर है, आप वहां से आप ले सकते हैं। आज इतना ही। कल हम लोग क्या है कि फिर मिलेंगे अगले जो है टॉपिक के साथ में।
और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो शुरू किया था। और संडे को हम लोग जो है लाइव चर्चा करा करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भाषा पर, उस पर बातचीत करा करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।